1966 का दिन है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना में एक क्राउड चिल्ला रही है, सब मॉन्स्टर्स और डीमंस को हटाओ, यानी गद्दारों को खत्म कर दो। एक आदमी को स्टेज पर लाया गया है। वो रो रहा है और मान लेता है कि वो रेवोल्यूशन के खिलाफ है। वो पूरे क्राउड से अपनी गलती की माफी मांगता है। ये जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं जब दूसरे आदमी को स्टेज पर लाया जाता है। इसका नाम जेटाई है। एक लड़की चिल्लाकर कहती है कि रेवोल्यूशन सही है। माइक पर एक लड़का ये जेटाई से पूछता है, क्या वो फिजिक्स का प्रोफेसर है? ये जेटाई जवाब देता है, सवाल करने वाला लड़का कभी उसका स्टूडेंट था। फिर उस टीचर की पत्नी को भी स्टेज पर लाया जाता है और वो अपने पति के टीचिंग को गलत ठहराती है। भीड़ से ये विंजी अपने डैड को पिटते हुए देख रही है, जबकि सभी लोग चीयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने हाथ रोक लेते हैं जब देखते हैं प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। सबके जाने के बाद ये वेंजी स्टेज पर आती है और अपने डैड के हाथ में उनका पाइप रखती है। वो गम में डूबी हुई है, पर तभी वो लड़की आ जाती है जिसने उसके डैड को मारा। प्रेजेंट में डिटेक्टिव क्लैरेंस शी एक बहुत ही भयानक क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। मरने वाले का नाम डॉक्टर सादिक मोहम्मद है। वो कराची में पैदा हुआ था और उसने कॉस्मोलॉजी और थियोरेटिकल फिजिक्स MIT से पढ़ाई की थी। डिटेक्टिव को बताया जाता है उसने सुसाइड कर लिया। उसने एक अजीब सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें कई नंबर्स हैं और ऐसा लग रहा है वो खून से लिखा है। डिटेक्टिव को लग रहा है ये एक और काउंटडाउन जैसा है। उसे एक चीज बहुत अजीब लग रही है कि डॉक्टर मोहम्मद का मेंटल इलनेस का कोई रिकॉर्ड नहीं था और ना ही पहले कभी उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। डिटेक्टिव शी जब बॉडी के पास जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि डॉक्टर ने अपनी आंखें चाकू से निकाल ली हैं और चाकू अब भी उसके हाथ में है। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पार्टिकल एक्सीलरेटर रूम में, ये वो कमरा है जहां पार्टिकल एक्सीलरेटर है। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहुत तेजी से घुमाकर उनकी स्पीड बढ़ाई जाती है। एक औरत इस रूम में आती है और कहती है कि उसे पता था यहाँ वो ही बचा होगा। सॉल का इरादा है वो लाइट्स ऑफ होने तक रुकेगा और उम्मीद करता है कि अगर वो बस स्क्रीन को घूरता रहे तो हो सकता है उसे कुछ आंसर्स मिल जाएं। लेकिन औरत कहती है प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया गया है। सोल जवाब देता है लाइट्स आधी रात तक ऑफ नहीं होंगी, तो उसके पास अभी भी कुछ वक्त है। आखिर में औरत सोल से पूछती है कि क्या वो ईश्वर में यकीन करता है। सोल बोलता है नहीं। औरत चली जाती है और पार्टिकल एक्सीलरेटर के दूसरे हिस्से में आती है। यहाँ वो नीचे देखती है, फिर गेट खोलती है और गहरी सांस लेते हुए पानी में कूद जाती है। वहीं एक बार में ऑगी और जिन ड्रिंक कर रहे हैं जब एक आदमी उनकी बात को बीच में रोकता है और पूछता है कि क्या वो स्टेज पर गाना गाने जाएंगे। दोनों फौरन जवाब देते हैं नहीं, लेकिन वो आदमी नहीं समझ पाता कि उनमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं है और पूछता है कि वो दोनों क्या काम करते हैं। ऑगी उस आदमी को रोककर कहती है कि वो सेल्फ असेंबलिंग सिंथेटिक पॉलीमर नैनो फाइबर डिजाइन करती है और एक कंपनी शुरू की है जो उन्हें बनाती है कई मेडिकल, एनर्जी और मटेरियल एप्लीकेशंस के लिए। फिर जिन बोलती है वो इंपीरियल कॉलेज में थियोरेटिकल फिजिक्स ग्रुप में सीनियर रिसर्चर है और पार्टिकल एक्सीलरेटर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का मेटा स्टडी कर रही है। वो आदमी शर्मिंदा हो जाता है और स्टेज पर वापस आ जाता है। दोनों लड़कियां अपनी कॉन्वर्सेशन फिर से शुरू करती हैं। जिन बताती है 1 महीने से वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। उसे सभी मेजर एक्सीलरेटर के रिजल्ट समझ नहीं आ रहे। तभी ऑगी का फोन बजता है, बट वो उठाती नहीं। फिर सोल जिन के फोन पर कॉल करता है। वो उससे बात करने साइड में जाती है। ऑगी देखती है अचानक एक काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिन वापस आती है और बताती है वेरा ने सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ डिटेक्टिव शी वेरा की मौत के बाद उसका नाम क्रॉस करते हैं। वो ऑक्सफोर्ड में काम करने वाले दूसरे लोगों को देख रहे हैं, जिसमें सोल, जिन, ऑगी, विल और जैक हैं। जैक ऑक्सफोर्ड से ड्रॉप आउट हो गया है, लेकिन उसने जैक स्नैक नाम की कंपनी बनाई जो अब $90 मिलियन की है। बाद में वेरा के फ्यूनरल पर जैक और विल बाथरूम में होते हैं
जैक अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो जिन से मिलने के लिए एक्साइटेड है। विल एक्सेप्ट करता है बट ये बातें इस सिचुएशन के लिए ठीक नहीं हैं। जैक बताता है कि जिन का एक नया बॉयफ्रेंड है, लेकिन अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए वो बोलता है वो बेवकूफ होगा। सोल भी फ्यूनरल में पहुंच गया है। जिन अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ उसका वेट कर रही थी। जिन पूछती है ऑगी कब तक आएगी। वो बताता है वो थोड़ी लेट हो जाएगी। इस बीच ऑगी रास्ते में है। वो अपने आप को काम करने के लिए गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसको अब भी काउंटडाउन दिख रहा है। ऑगी भी अब फ्यूनरल में आ पहुंची है। जिन ऑगी से पूछती है कि न्यूरोलॉजिस्ट ने क्या बताया। ऑगी बोलती है कि उसके डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है और इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फ्यूनरल के खत्म होने के बाद डिटेक्टिव शी दूर से सभी की फोटोज ले रहे हैं। वो देखते हैं माइक एवंस भी यहाँ शामिल है। वो फौरन उसकी कार का पीछा करते हैं और देखते हैं माइक कार से निकलकर हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे हैं। उसी रात ऑक्सफोर्ड के पांचों दोस्त और जिनका बॉयफ्रेंड राज, ये सभी एक बार में आए हैं। ये वेरा के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसने सुसाइड क्यों किया। सोल बोलता है जब इंसान को खुद अपने ही एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट न मिल रहे हों तो वो दूसरों को अपने प्रोजेक्ट को लेकर कैसे यकीन दिलाएगा। जिनका कहना है कोई भी एक्सेलरेटर नहीं कर पाया, यानी एटम के पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ा पाया। ये एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं, जबकि ऑगी का ध्यान कहीं और ही है। उसे अभी भी काउंटडाउन दिख रहा है। आखिर में वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बाहर आ जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। ऑगी हैरान है जब वो लड़की पूछती है उसका काउंटडाउन कहाँ तक पहुंचा। फिर वो बोलती है अगर ये लगभग 2 दिन का है तो इसे रोकना आसान है। ऑगी को अपना काम बंद करना होगा। लड़की ऑगी को सजेस्ट करती है नेक्स्ट डे आधी रात को वो आसमान में देखे। वो ऑगी को धमकी भरे अंदाज में कहती है कि उसका काउंटडाउन 0 तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि 0 पर सब खत्म हो जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है। 1967 में वेंजी को मजदूरी करने के लिए फोर्स किया गया। वहां उसकी मुलाकात बाई मुलिन से होती है, जो एक पहाड़ी के ऊपर अलार्म बजने पर बताता है कि किसी को नहीं पता उन गेट्स के पीछे क्या है। जैसे जैसे वहां के पास जाते हैं चीजें और अजीब होती जाती हैं। बहुत सारे सोल्जर्स जो वहां काम करते हैं उनके बाल गिर चुके हैं। और भी अजीब बात यह है कि वहां का क्लियर वेदर भी स्टॉर्मी बन जाता है और जानवर भी अजीब साउंड्स निकालते हैं। मोलिन विंजी से पूछता है कि क्या वो इंग्लिश पढ़ सकती है। फिर वो एक किताब निकालता है। इस बुक का नाम साइलेंट स्प्रिंग है। वो समझाता है ये किताब वेस्ट में बहुत असरदार थी और अगर इनकी कंट्री ऐसे ही तबाह करने वाले रास्ते पर चलती रही तो इनका फ्यूचर इस किताब जैसा होगा। रात में विंजी सबसे छुप कर किताब पढ़ रही है। एक्चुअली विंजी और उसके डैड जिनको मार दिया गया साइंस पर बिलीव करते हैं, जबकि आम जनता इसके खिलाफ है। उन्हें लगता है साइंस दुनिया को तबाह कर देगा, जैसे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटम बम बनाकर किया। अगले दिन विंजी और मोलिन देखते हैं कि आधा जंगल साफ कर दिया गया है। दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन इनका रोमांस ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि अगले ही दिन मोलिन को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वो विंजी को फंसा देता है, ये बोलकर कि वो किताब उसकी है। सब विंजी पर ही शक कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ उसको ही आती है। उससे ये भी पूछा जाता है वो किताब उसे किसने दी। अगर वो नहीं बताएगी तो उसे सजा मिल सकती है। इसके बावजूद वो मुलिन का नाम नहीं बताती, खामोश रहती है। उसको डिवीजन हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। काफी दिन बाद एक औरत विंजी से मिलने जेल आती है। वो उसे एक पेपर देती है। विंजी को उस पर साइन करना होगा। विंजी वो पेपर पढ़ने की मांग करती है, लेकिन औरत बोलती है उस पर यकीन करे। विंजी पेपर देखती है और उन पर साइन करने से मना कर देती है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों के नाम हैं जिन्हें शायद उसके डैड जानते थे या नहीं। विंजी को पता नहीं। औरत उसको गाली देती है, फिर ठंडा पानी उस पर डाल देती है। जब विंजी को होश आता है वो देखती है उसे रेड कोस्ट के मिलिट्री बेस ले जाया जा रहा है, उसी जगह जिसके बारे में मुलिन बात कर रहा था। यहाँ उसे एक जॉब ऑफर की जाती है,
बट इनकी एक कंडीशन है। अगर वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे यहाँ रहना पड़ेगा और वो कभी इस जगह से निकल नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ की इंफॉर्मेशन खुफिया है। एक्चुअली मिलिट्री वाले विंजी को यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि उन्होंने विंजी का लिखा आर्टिकल पढ़ा था और इन्हें लगता है वो बहुत टैलेंटेड है। जेल में बंद रहकर उसकी नॉलेज वेस्ट हो रही थी। प्रेजेंट में डिटेक्टिव शी माइक एवेंस की फोटो अपने एविडेंस बोर्ड पर लगाते हैं। तभी उनके पास थॉमस वेड का फोन आता है। वो पूछते हैं क्या उसने कोई प्रोग्रेस की। डिटेक्टिव शी जवाब देते हैं प्रोग्रेस तो हुई है। फिर वो बताते हैं कि माइक एवेंस को 1984 में आखिरी बार पब्लिक में देखा गया था और 42 साल तक उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। अचानक वो एक साइंटिस्ट के फ्यूनरल पर आया जिसकी मौत मिस्टीरियस तरीके से हुई। उधर वेरा के घर पर जिन उसकी मॉम से मिलने आई है, वो पूछती है क्या वेरा ने कभी किसी चीज का जिक्र किया। वो बताती हैं वो वीडियो गेम खेलती थी। फिर वो जिन को एक हेलमेट देती हैं। जिन उस हेलमेट को रखना चाहती है, वेरा की मॉम उसे दे देती हैं। जाते वक्त जिन वेरा की मॉम की तस्वीर देखती है और कहती है वो बहुत खूबसूरत थी। पता चलता है वेरा की मॉम वेंजी है। पास्ट में वेंजी अपने सुपीरियर से पूछती है कि वो क्या टेस्ट कर रहे हैं। बाद में एक हाई पिच साउंड बजने लगती है जो उस एरिया की बर्ड्स को अजीब तरीके से बिहेव करने पर मजबूर कर देती है और वो जाइंट सैटेलाइट से जाकर टकराने लगती हैं। प्रेजेंट में जिन अपने घर पर है, वो वेरा का हेलमेट पहनती है और वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वो ये देखकर हैरान है सब कितना रियल लग रहा है। लेकिन चीजें तब बिगड़ जाती हैं जब सूरज उगता है। तब एक तूफान शुरू हो जाता है और जिन को रेत में कंकाल दिखता है जो अपनी आंखें खोलता है। वो घबरा जाती है और फौरन अपना हेलमेट उतार देती है जिससे वो वापस रियल वर्ल्ड में आ गई है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव शी अपने जूनियर से बोलते हैं उन्हें हेलमेट और माइक इवेंस को ढूंढना ही होगा क्योंकि वो वेड को हर हाल में चाहिए। इन्हें लग रहा है अभी साइंटिस्ट का वक्त खराब चल रहा है। उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। पास्ट में वेंजी को उसके सुपीरियर्स ने बुलाया है। वो बताते हैं चीफ इंजीनियर यांग के रिकमेंडेशन पर उन्होंने फैसला किया है कि वो उसे रेड कोस्ट प्रोजेक्ट की असलियत बताएंगे। वेंजी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया है यहाँ वेपन्स नहीं बनाए जा रहे। वो बताती है उसे पहले ही समझ आ गया था क्योंकि सिस्टम से जो सिग्नल या वेव्स आ रही हैं उसे एडजस्ट किया गया है जो उसके लिए पहला रेड फ्लैग था क्योंकि जब वेपन्स बनाया जाता है तब फ्रीक्वेंसी को बदला नहीं जाता। दूसरा सोल्जर बोलता है वेपन्स के लिए जरूरी नहीं है लेकिन कम्युनिकेशंस के लिए है। इस बीच ऑगी सॉल को अपने साथ बाहर लाई है। आधी रात हो चुकी है। वो ऊपर आसमान में देखती है जैसा उस अनजान लड़की ने कहा था। रात को आसमान ब्लिंक करने लगता है। सोल उसके साथ ऑब्जर्व करता है और कहता है कि यह मोर्स कोड है। शहर के दूसरे हिस्से में वेड और डिटेक्टिव शी भी इस इवेंट को होते हुए देख रहे हैं जबकि सोल बोलता है ये लेटर्स नहीं बल्कि नंबर्स हैं जैसे एक काउंटडाउन हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो गया है। अब मिलेंगे एपिसोड 2 में। बाय, अपना ख्याल रखिए।